हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। नाम से क्लियर हो रहा होगा, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, मानव होता है। एनाटॉमी का हिंदी होता है संरचना, और फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है कार्य। अर्थात मानव शरीर से संबंधित जो संरचनाएं हैं और मानव के शरीर के जो कार्य है का मतलब एक तरह से आर्गन की बात की जा रही है। तो जो आर्गन का कार्य है, इसी को मिला करके हमारा क्या बना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो आपका डेफिनेशन है। परिभाषा ज़्यादातर पूछी जाती है, डिफाइन ह्यूमन एनाटॉमी। तो आइए इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। क्या है एनाटॉमी का डेफिनेशन? क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की एक शाखा है। इन विच वी स्टडी, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं द बॉडी स्ट्रक्चर्स, मतलब कि मानव के शरीर की जो संरचना है उसकी स्टडी करते हैं। एंड रिलेशनशिप अमंग देम, रिलेशनशिप अमंग देम का मतलब कि जैसे जैसे आपको पता है कि बहुत सारी सेल से मिलकर हमारा टिश्यू बना है, टिश्यू से आर्गन बना है, आर्गन से आर्गन सिस्टम बना है, देन हमारी होल बॉडी कंप्लीट हो रही। तो मतलब उन जो सेल्स, टिश्यू, मसल्स में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से मिल करके वो एक बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी की स्टडी करना ही हमारा किसके अंतर्गत आता है, एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। तो अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं कि विज्ञान की यह एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के शरीर की संरचना और उनके मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग देम। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है क्या, कार्य। फिजियोलॉजी का जब भी वर्ड आपको आएगा आप तुरंत समझ जाइए कि कार्य की बात हो रही है। कैसे कार्य? किसी आर्गन के फंक्शनिंग के बारे में बात की जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फिजियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन ए लिविंग सिस्टम। अर्थात कहने का मतलब इसका यही है कि जो फिजियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी कराता है किसके, फंक्शन की, अर्थात कार्य की स्टडी कराता है। एंड मैकेनिज्म इन ए लिविंग सिस्टम, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग हैं, जो लिविंग सिस्टम हैं, उनके जो मैकेनिज्म, उनकी जो क्रिया विधि है, अर्थात जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये क्रिया विधि हो गई। हमारा बीपी है, ब्लड का प्रेशर है, ये भी एक तरह का फिजियोलॉजी है, या हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म हो रही है। तो बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा फिजियोलॉजी कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करता है फंक्शंस की, बॉडी फंक्शंस की, और शरीर के अंतर्गत जो क्रियाएं हो रही हैं उनका स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। तो इसके एग्जांपल में देख लेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सीएनएस की बात की जा रही है, अर्थात हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग की बात की जा रही है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं किस तरह से इम्पल्स को फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, लाने और ले जाने का काम करते हैं मैसेज को। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अर्थात एक तरह से बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा कौन कर रहा है, सीएनएस कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार का मैकेनिज्म हुआ, क्रिया विधि हुआ। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारे फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, आपका हार्ट किस तरह से पंपिंग करता है ब्लड को। तो एक तरह का क्या हुआ, ये फिजियोलॉजी हुआ, एक तरह की मैकेनिज्म हुई, क्रिया विधि हुई। तो ये भी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसी तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम, आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, मैकेनिज्म हुआ फॉर द रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो फिजियोलॉजी, कह सकते हैं कि इसका जो कार्य होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी में ही आएगा। सेम उसी तरह से स्केलेटन सिस्टम है, अर्थात आपकी जो बोन्स है एक दूसरे से किस तरह से अटैच होकर के फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही हैं, ये सब हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। फिजियोलॉजी का एग्जाम्पल कह सकते हैं जो बॉडी के आपके डिफरेंट सिस्टम हैं। आप देखेंगे कि ये यूरिनरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। ये सब क्या है, इसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन का परफॉर्मिंग होता है। चाहे यूरिनरी सिस्टम की बात करें, किडनी की बात करें, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन की बात करें। तो ये सब क्या है, हर आर्गन का
एक स्पेसिफिक अपना फंक्शन होता है, तो और उन फंक्शन की परफॉर्मिंग ही क्या कहलाती है, हमारी फिजियोलॉजी कहलाती है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि जो भी बॉडी में आपके सिस्टम प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेगुलेशन और मैकेनिज्म आर परफॉर्मिंग टू द फंक्शन ऑफ बॉडी, दैट इज़ फिजियोलॉजी। एंड अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि राइट द स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आप क्या कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए उनको एक एक करके हम समझते हैं। चलिए स्कोप की बात कर लेते हैं हम लोग। स्कोप ऑफ एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला है टू नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टू नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बॉडी का आपका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से बॉडी की संरचना है, कैसे कैसे सेल्स मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से आर्गन बना, आर्गन से आर्गन सिस्टम बना, देन हमारी बॉडी कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले बॉडी के स्ट्रक्चर को ही जानना और साथ साथ उसके फंक्शन को जानना ही हमारा सबसे पहला इसका स्कोप हो जाएगा। दूसरा क्या है, ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ द इंडिविजुअल, अर्थात यदि व्यक्ति विशेष की बात की जाए, किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाए या कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बात किया जाए, तो वो किसके द्वारा संभव है, एचएपी के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ एचएपी का एक पॉइंट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू नो द पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ के लिए पैरामीटर क्या होने चाहिए, जैसे सपोज करिए कि आपका रिस्पायरेटरी रेट पर मिनट कितना एडल्ट में 15 to 20 टाइम होना चाहिए। तो अगर उससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि आप हेल्दी नहीं है। जैसे बॉडी का एक ह्यूमन बींग का नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, मतलब 120/80 होना चाहिए। यदि बीपी इससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जो व्यक्ति है या जो एडल्ट ह्यूमन बींग है उसका हेल्थ जो है नॉर्मल नहीं है, या नॉर्मल पैरामीटर से उसका हेल्थ कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो अगर नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर को जानना है तो निश्चित रूप से आपको एचएपी पढ़ना होगा। स्कोप इसका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। यदि किसी भी बीमारी को आपको जानना है, किसी भी बीमारी को जानना है और उसके ट्रीटमेंट को समझना है, तो निश्चित रूप से आपका एचएपी पढ़ना ही होगा। और हम कह सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में, किसी भी डिजीज़ को पहचानने में, उसको ट्रीटमेंट करने में एचएपी का एक विशेष रोल होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का विशेष रोल होता है। नेक्स्ट है आपका फॉर मास थेरेपी। अगर आपको समुदाय में आपको बहुत ज़्यादा संख्या में भी मेडिकेशन करना है, पेशेंट को ठीक करना है, तो उसके लिए भी क्या होगा, आपका एचएपी का एक बृहद स्कोप होता ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट। मतलब कि विभिन्न प्रकार के, बहुत प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब जैसे आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं, आपका बीपी हो रहा है, आपका फूड का डाइजेशन हो रहा है, ये सब क्या है, एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ऐसे फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं, उसको समझने के लिए आपका एक एचएपी को कहीं ना कहीं पढ़ना होगा और स्कोप भी इसका हो सकता है। नेक्स्ट है कैरियर इन हेल्थ रिलेटेड फील्ड। यदि आपको हेल्थ रिलेटेड फील्ड में काम करना है, जॉब करना है, अपना कैरियर बनाना है, तो निश्चित रूप से एचएपी मस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर डिटरमाइनिंग टेक्निक्स ऑफ सर्जरी। स्पेशली सर्जरी के केस में देखिए, आपको पता होना चाहिए कि स्किन पे कितनी लेयर होती है, कौन सी लेयर कट करने के बाद कौन सी लेयर मिलेगी, कितना डीप में हम कट कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बृहद स्कोप है, स्पेशली मेडिकल क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। देखिए, जंतु कोशिका इसका हिंदी होता है। एनिमल मीन्स क्या होता है, जंतु होता है, सेल मतलब होता है कोशिका। जंतु कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। तो कोशिका का जो कोशिका है हमारी, ये क्या है, एक तरह से कोष्ठ इसका मीनिंग होता है। कोष्ठ मतलब अर्थात एक कमरा। तो कोशिका की खोज यदि सबसे पहले बात की जाए तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, एनिमल सेल की क्या डेफिनेशन होती है। तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इंक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल, सेल एक प्रकार का बेसिक स्ट्रक्चर है, और क्या है, फंक्शनल अर्थात कार्यात्मक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो
स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक छोटी इकाई है, वो क्या है? सेल है, जिसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी होता है और कुछ ना कुछ उसका फंक्शन भी होता है, और जो कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज रहती है, बंद रहती है, घिरी रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एनिमल सेल कहते हैं। अर्थात सेल एक प्रकार की बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एक परत के द्वारा घिरी हुई होती है। इतनी बात समझ में आ गई? सेल इज अ बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल। सेल एक प्रकार का क्या है? स्ट्रक्चरल है, मतलब कि सेल का कोई ना कोई संरचना होगा, एंड फंक्शनल, और उसका कोई ना कोई कार्य भी होगा। और यह क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी इकाई होगी, जो कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई होगी, बंद होगी, पैक होगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? एनिमल सेल बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। देखो, प्रो का मतलब होता है पूर्व, पूर्व का मतलब आप अर्थात ये समझो कि पूरी तरह से जो पहले की चीज़ें होती थी कभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती थी, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती थी, तो उसी से आप इसको जोड़ करके देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। These cells do not have a well-developed nucleus, yet they have some other organelles present एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, इस प्रकार की सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, जबकि येट मीन्स फिर भी दे हैव सम अदर ऑर्गेनेल्स, इनके अलावा मीन्स न्यूक्लियस के अलावा उसमें कुछ ना कुछ अदर ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अलावा चाहे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट हो, राइबोसोम प्रेजेंट हो, लाइसोसोम प्रेजेंट हो, कुछ भी सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक खासियत इसकी यही होनी चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में, क्या कि इसमें जो होगा वो न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ होगा। अगर जिस भी सेल्स में न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ होगा, उस सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कह देंगे। आपको सिर्फ इतना समझना है। एग्जाम्पल में आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब आपने क्या समझा? प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब इतना ही समझिए कि वो ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप नहीं हुए होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? अब जैसे मैंने प्रो में बताया था कि प्रो में जो न्यूक्लियस होगा पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ होगा, इसमें उसका अपोजिट कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? दीज सेल्स हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। इस प्रकार की सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप तो होगा ही होगा, और साथ साथ अदर जो ऑर्गेनेल्स है, चाहे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता था कि न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप हुआ होता है। यही एक विशेष अंतर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में। इसका एग्जांपल में हो जाएगा प्लांट एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस पूर्णतः डेवलप होते हैं और न्यूक्लियस के साथ साथ अदर ऑर्गेनेल्स भी डेवलप हुए होते हैं। अब बात करेंगे सेल के बारे में। जो मेन हमारा सेल का पढ़ना है, डिफॉर्म फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है, एनिमल सेल के बारे में पढ़ना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, एक एक करके समझते हैं। सेल इज मेड अप ऑफ 3 मेजर पार्ट। जैसे भी किसी भी चीज़ को यदि हम डिफाइन करना हुआ, उसके बारे में कुछ लिखना हुआ, उसके स्ट्रक्चर को समझना हुआ, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेजर मतलब विस्तृत रूप से प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं। तो देखिए, जो सेल है, सेल का मतलब मैंने क्या बताया था कि एक तरह का कोष्ठ है, एक तरह का कमरा है। चलिए मान लीजिए कि हमने एक तरह का इसका कोष्ठ बना दिया, इसको मान लेता हूँ सेल। सेल में मैंने क्या बताया था? सेल इज बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चरल होगा, स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल का मतलब इसमें जो भी प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स होंगे, चाहे मान लीजिए कि मैं इधर दिखा देता हूँ, ये न्यूक्लियस दिखा देता हूँ, हाँ, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया दिखा देता हूँ और लाइसोसोम दिखा देता हूँ। इन सब की कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शनिंग होगी, मीन्स हर ऑर्गेनेल की अपनी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। तो सेल इज अ बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल, मतलब इसका स्ट्रक्चरल होगा। फंक्शनल मतलब इन सब जो ऑर्गन है इनका अलग अलग फंक्शन होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कि सबसे छोटी इकाई होगी शरीर की। इनक्लोज्ड बाई ए मेम्ब्रेन, इनक्लोज्ड मतलब कि ये जो बाहर की एक परत लेयर आप देख रहे हैं, इसके द्वारा घिरी हुई होगी। ये मैंने डेफिनेशन बताया था। अब इसके मेजर पार्ट आप समझ लो कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़े मात्रा में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के बीच में सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होता है, गोल जैसी आकृति इसकी होती है। इसको डिटेल से हम अभी आगे देखेंगे। ऐसे नॉर्मली आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर के माध्यम से कि सेल के बीच में लगभग सेंटर में प्रेजेंट होता है गोल आकार का, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये भी एक बड़ा पार्ट होता है आपके
सेल का। दूसरा है क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब ये वाला जो लेयर आप बाहर बाहर देख रहे हैं, ये बाहर बाहर की लेयर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये बाहरी परत होती है। इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। कौन केंद्रक हो गया ये सेल मेम्ब्रेन का, अर्थात कोशिका झिल्ली हो गया। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, इसके बीच बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है आपके, ये देखिए सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होगा पूरा इसमें, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये एक तरह का इसके अंदर प्रेजेंट लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका द्रव्य। तो इन चीज़ों को यदि आप समझ लिए हैं तो चलिए अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर सुंदर सा बना होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि जो एनिमल सेल होता है इसमें 3 प्रकार का जो मेजर पार्ट है। सबसे पहले मैंने बताया था कि बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो आप इस पार्ट को देख रहे होंगे गोलाकार आकृति का, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन, अर्थात मेम्ब्रेन का मतलब कोई परत, परत का मतलब वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को घेरे हुए होगी। तो ये जो आप देख रहे होंगे गोल आकृति की, ये है क्या, सेल मेम्ब्रेन है। और तीसरा मैंने बताया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब इसके अंदर जो बहुत से लिक्विड का पार्ट प्रेजेंट है, तरल पदार्थ प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरह का हम कह सकते हैं कि लिक्विड है, थिक लिक्विड है, जेली फॉर्म में होता है, बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है, जिसमें कि क्या होता है, ये सब ऑर्गेनेल, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, जो भी सारी गोल्जी बॉडी, वो एक तरह से फिक्स्ड होते हैं, धसे हुए होते हैं। और यही जो लिक्विड पार्ट है अर्थात साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इसी से इन सब ऑर्गेनेल को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी ये साइटोप्लाज्म सूख जाएगा या लीक आउट हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि यही सब ऑर्गेनेल एक तरह से डेड होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि सेल के ऑर्गेनेल को जिंदा रखना है, तो जीवित रखना है, तो साइटोप्लाज्म सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो 3 तरह का पार्ट मैंने बताया कि जो इम्पॉर्टेंट है या सबसे मेजर पार्ट होता है सेल का, मैंने क्या बताया, सबसे पहला आपका न्यूक्लियस होगा, जो एक बृहद एक तरह से लार्ज पार्ट होगा सेल का। दूसरा क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, परत होगी। और तीसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, अर्थात इसके बीच बीच में पूरे में जो भी लिक्विड प्रेजेंट है इसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्म। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखिए ये आपका जो गोल आकृति का देख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस है। देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये एक तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, अर्थात ये दोहरी झिल्ली होती है न्यूक्लियस का। ये तो एक सेल की सबसे बाहरी झिल्ली है कि ये हो गई। लेकिन अब ऑर्गेनेल की बात करेंगे, किसी कोशिकांग की बात करेंगे, तो उसका भी तो कोई ना कोई लेयर होगी। तो इसकी जो न्यूक्लियस की लेयर होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, अर्थात दोहरी झिल्ली से घिरी हुई होती है। और इसके बीच बीच में क्या होता है, पोर होते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र। देखिए आप देख पा रहे होंगे, हालांकि इसमें तो सिंगल लेयर दिखाई गया है, लेकिन ये होती है एक्चुअल डबल लेयर। बीच बीच में जो गैप आप थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे, ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर। पोर का मतलब होता है क्या, छिद्र। इससे क्या होता है कि जो भी केमिकल्स कभी कभी रिक्वायर्ड होते हैं अंदर जाने के लिए, तो बाहर से अंदर भी केमिकल जाते हैं, या कभी कभी प्रेजेंट अंदर जो केमिकल हैं उनको बाहर भेजना होता है, तो इन्हीं पोर्स, इन्हीं छिद्र के जरिए क्या होता है, केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले मैंने न्यूक्लियस में क्या जाना, न्यूक्लियस में यही जाना कि इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो कवरिंग होती है, डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, अर्थात दोहरी झिल्ली होती है, बीच बीच में पोर होता है, छिद्र होता है, जिससे केमिकल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाते हैं। 2 चीज़ें देख ली आपने। और बीच में एक तरह सा सर्कुलर शेप में डेंस बॉडी देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ठोस आकृति का देख रहे होंगे। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसके चारों तरफ लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है, इसी इतने को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो प्रेजेंट लिक्विड होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए एक चीज़ आप ये पे समझ लीजिएगा कि इस सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर केवल इतनी एरिया में, न्यूक्लियस इन्वेलप के अंदर की ओर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा इसको बोलेंगे क्या हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और ये गोल आकृति का जो सॉलिड फॉर्म में आप देख पा रहे होंगे, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, और न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। तो आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे।
अब देखिए, ये जो लिक्विड का पार्ट है, लिक्विड वाले पार्ट में यदि आप देखेंगे तो कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना आप देख पा रहे होंगे, इनको बोलते हैं क्या? इनको क्रोमैटिन्स बोलते हैं। इसमें डीएनए और प्लस कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बात हो गई टोटल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें अभी हमने पढ़ा? न्यूक्लियर इन्वेलप पढ़ा। इन्वेलप मतलब लिफाफा। लिफाफे को आपको पता है कि किसी भी चीज़ को क्या करता है? कवर करके रखने का काम करता है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो डबल बाउंड मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है, इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। इसके अंदर का जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जो गोल आकृति का ठोस टाइप से आप देख पा रहे होंगे, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसी लिक्विड में जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्रोमैटिन्स कहते हैं। तो मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप प्लस ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड है, प्लस न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन्स, सबको मिला करके हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियस के। जैसे ही बाहर हम देखेंगे तो ये जो चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हालांकि ये केवल दो ही साइड बनाया गया है, ये चारों साइड रियलिटी में प्रेजेंट होता है सेम इसी तरह से। तो इस जो न्यूक्लियस से बिल्कुल लगा हुआ दोहरी झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे, रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा। और खुरदरा तभी होगा जब चीज़ें किसी स्मूथ सरफेस पे कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी होगी, लाइक एज जैसे टाइल्स पे थोड़ी सी मोरंग ला के आप डाल दीजिए तो उसका सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। तो मोरंग का काम क्या हुआ? उसके सरफेस को रफ बना देना। लेकिन उसी टाइल्स पर मोरंग को हटा दीजिए तो उसका सरफेस, उसकी सतह एकदम क्लीन हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ हो जाएगी। तो उसी तरह से यदि आपके इस जो भी न्यूक्लियस से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यदि उस रेटिकुलम पे राइबोसोम मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स आके लग जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, बंधे रहेंगे, तो इसका सरफेस रफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम आके नहीं लगता है, तब इसका सरफेस क्या हो जाएगा? ये स्मूथ हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए बिल्कुल भी राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे, इसमें स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे छोटे छोटे ये लगे हुए हैं किनारे को, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कोई भी राइबोसोम नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका अलग फंक्शन हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग फंक्शन होता है, आगे हम डिस्कस कर लेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग फंक्शन हो जाएगा। तो ये इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम थोड़ा सा यहीं फंक्शन जान लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों हुआ? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका सरफेस रफ हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये राइबोसोम का कुछ काम भी होता होगा यदि इस पे पड़े हैं तो इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ये ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के बाहर जाती है और यूज होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रफ एंडोप्लाज्मिक का कोई फंक्शन बताइए, तो आप सीधे से कह देना कि रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाने का काम, संश्लेषित करने का काम हमारा कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए, इस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसका एक काम एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह, उनका निर्माण करने का काम आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। इसको दो तीन नामों से जानते हैं। तो देखिए, गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन होता है, वो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन को पैकिंग करने का काम, प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है। और गोल्जी बॉडी का काम एक तरह से ये भी होता है कि ये साइड में जो देखिए बडिंग्स निकली हुई हैं, लगभग गोल आकृति का, ऐसे गोल गोल एक तरह से पैकिंग टाइप का आप देख पा रहे होंगे। यही आगे चल करके क्या बनाते हैं? यही आगे
आगे चल करके बनाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को आगे हम समझेंगे कि क्या उसका फंक्शन होता है। अभी के लिए केवल इतना समझ लीजिए कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी को इन नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ इसका अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका होता है एक तरह से प्रोटीन की पैकिंग कराने का काम करता है, साथ साथ प्रोटीन की प्रोसेसिंग करवाता है। अब प्रोसेसिंग इन द सेंस कि जैसे ये भी राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहे हैं उसमें ये आपका गोल्जी बॉडी भी एक तरह से उसको प्रोसेस करवाने में, उसकी प्रक्रिया में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है कि प्रोटीन को पैक करने का काम करता है। कौन सी प्रोटीन अंदर रहेगी, कौन सी प्रोटीन बाहर जाएगी, इन सबको डिसाइड करने का काम आपका गोल्जी बॉडी ही करता है। और साथ साथ में क्या करता है, लाइसोसोम इसी बडिंग से निकल करके लाइसोसोम बनते हैं। तो अब देख लीजिए कि लाइसोसोम क्या होते हैं। लाइसोसोम ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है गोल आकृति का, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड प्रेजेंट हुआ होता है या एंजाइम प्रेजेंट हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यदि ये इस लिक्विड को किसी और ऑर्गेनेल के संपर्क में यदि आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको नष्ट कर देगा, इसको गला देगा, इसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लाइसोसोम। लाइसो मीन्स लिसिस अर्थात ब्रेक डाउन, सोम मीन सोमा अर्थात बॉडी, मतलब ऐसा कोई बॉडी जो दूसरे को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करे, ख़त्म करे, नष्ट करे, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। जैसे सपोज करिए किसी ऑर्गेनल थोड़ा सा डैमेज हो गया, वो एक तरह से क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, तो यही लाइसोसोम जा करके क्या करेगा, फट जाएगा, जिससे कि क्या होगा, वो पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, अर्थात उसको भी उसका जो इन्फेक्शन है उस ऑर्गेनेल की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, लाइसोसोम। अगले ऑर्गेनेल की हम लोग बात करेंगे। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है कि हम कह सकते हैं कि सेल का पावर हाउस होता है। पावर हाउस इन द सेंस की एनर्जी जो जनरेट होती है इसी माइटोकॉन्ड्रिया से ही जनरेट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन जब होता है तो ऑक्सीजन को इनटेक करने के बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के दौरान ऑक्सीजन का यूज करके ही हमारा क्या होता है, ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण होता है, और वही एटीपी क्या होता है, केमिकल एनर्जी के रूप में यूज होता है। तो अब बात समझ में आई कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, और क्योंकि एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या देखा, यही देखा कि सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जो कि मेजर पार्ट होता है सेल का। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की जो लेयर होती है डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, अर्थात दोहरी झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही एक सॉलिड बॉडी होता है, डेंस बॉडी होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। और इसी लिक्विड में जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमैटिन्स कहते हैं। अगर जैसे ही इस न्यूक्लियस के बाहर देखेंगे तो चारों तरफ दोहरी झिल्ली की कुछ आकृति हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हुए होंगे, छोटे छोटे, आप देखिए किनारे पर राइबोसोम्स लगे हुए होंगे। इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। यदि यही राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हटा लिए जाएं या इस पर नहीं प्रेजेंट हुआ होगा तो उसका नाम हो जाता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैंने देखा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का एक सीधा सा सिंपल सा फंक्शन समझिएगा कि ये प्रोटीन को पैकिंग कराने का काम करता है, प्रोटीन को प्रोसेसिंग कराने का काम करता है, साथ ही साथ प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको दो तीन नाम से जानते हैं, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, गोल्जी अपरेटस हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल की हम बात करेंगे। देखिए हाँ, और एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम के होते हैं, बहुत ज़्यादा अम्लीय होते हैं। यदि आपको पता है कि किसी भी एसिड में कोई चीज़ को आप यदि डाल देंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगा,
मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से जो आपका लाइसोसोम है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यदि कोई भी ऑर्गेनेल, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी यदि इसके संपर्क में आया तो ये इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देने का काम करता है। ये ऑर्गेनेल हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो एटीपी के रूप में जनरेट होता है और वो जनरेट करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और इसमें सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक तरह का थिक, गाढ़ा लिक्विड जेली फॉर्म में होता है, जो कि इन सब ऑर्गेनेल को फिक्स्ड कराए रहता है। मीन्स बहुत ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक जगह फिक्स रखने का काम करता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और इसी लिक्विड्स की वजह से सेल का एक प्रॉपर शेप भी मेंटेन बना रहता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, साइटोप्लाज्म, जो पूरे में लिक्विड प्रेजेंट है। एक चीज़ और देखिएगा, ये साइटोप्लाज्म अलग है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग है। अगर जब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात होगी तो केवल न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। अगर न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर का जो भी लिक्विड पार्ट की बात की जाएगी तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ये इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये सेल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का काम होता है किसी बाहरी चीज़ से अंदर जाने से रोकना, अंदर की चीज़ों को बाहर जाने से रोकना जब तक वो रिक्वायर्ड ना हो। तो मेम्ब्रेन का काम यही हो गया कि कोई भी केमिकल अंदर से बाहर जाना है, बाहर से अंदर आना है, तो एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब कि ऐसी झिल्ली है जिससे कुछ सिलेक्टिव आइटम ही अंदर जा सकते हैं केमिकल, बाकी नहीं जाएंगे। दो तरह की प्रोसेस यहीं पर समझ लीजिए, एक है एंडोसाइटोसिस, दूसरा है एक्जोसाइटोसिस। देखिए साइटोसिस का मतलब सेल का बायोलॉजिकल फॉर्म में बोलते हैं साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। तो उसी से इसको जोड़ करके देखिए, एंडोसाइटोसिस मतलब कि जब भी कोई केमिकल आपका बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। और यदि कोई केमिकल अंदर से बाहर की ओर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्जोसाइटोसिस। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होगा, एंडोसाइटोसिस में बाहर का जो केमिकल होगा वो अंदर की तरफ जाएगा, और एक्जोसाइटोसिस क्या होगा, बाहर का केमिकल जो होगा वो इस मेम्ब्रेन के तहत ही बाहर आने का काम करेगा। तो ये दोनों एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसको भी आपको समझना चाहिए। अब थोड़ा सा और कुछ इसमें थोड़ा टेक्निकल समझ लीजिए। साइटोसिस क्या है, एक तरह का हम कह सकते हैं कि कोई वेसिकल्स होती है, कोई थैली होती है जिसका नाम होता है क्या, पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स। तो पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स में ये चीज़ें पैक होंगी, केमिकल पैक होगा और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन आ करके इसको डिफ्यूज करके अंदर चली जाएगी। तो यदि कोई भी केमिकल बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। यदि अंदर की ओर बना हुआ कोई भी केमिकल है तो वो भी किसी न किसी पैक होगा, वेसिकल्स में पैक होगा, किसी पन्नी किसी मेम्ब्रेन में ही पैक होगा। तो उस मेम्ब्रेन का जो पैकिंग होगा उसको हम बोलते हैं क्या, सेक्रेटरी वेसिकल्स बोलते हैं। यदि बाहर से केमिकल अंदर जा रहा है तो बाहर की पैकिंग जिसमें हुई होगी उसको पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स बोलेंगे। यदि अंदर का बना हुआ केमिकल बाहर आना है तो उसकी जिसमें पैकिंग हुई रहेगी उस पैकिंग को हम बोलेंगे सेक्रेटरी वेसिकल। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होगा, इस मेम्ब्रेन पे आएगा और मेम्ब्रेन के तहत बाहर यदि आ गया तो इसको हम बोलेंगे एक्जोसाइटोसिस, और बाहर का केमिकल अंदर जा रहा है तो इसको एंडोसाइटोसिस। एक ऑर्गेनेल इसमें छूट जा रहा था, उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज होता है 90 डिग्री पे। मतलब कि सिलेंड्रिकल, ये एज लाइक सिलेंडर शेप में 90 डिग्री पे अरेंज होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये सेंट्रियोल्स आपका मदद करता है, और साथ ही साथ ट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट। ट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के ऐसे मतलब समझो कि ये ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, बीच बीच में वेरी थिन प्रेजेंट हुआ होगा। ये स्पेशली काम क्या करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को उसके प्रॉपर शेप में बनाए रखने का काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बनाने का काम कौन करता है, सेंट्रियोल्स करता है। तो साथ ही साथ सेल डिवीजन करने का काम करता है। एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, एक होता है माइक्रोविलाई। यहीं पे मैं नीचे ही बना दे रहा हूँ ऐसे करके, माइक्रोविलाई होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सेल का एक तरह से जो सरफेस है, देखिए अभी तो ये पतले शेप में है, जब भी हम इसको खींचेंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका सरफेस क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इसी सरफेस को बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका माइक्रोविलाई। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है माइक्रोविलाई।
इसका नाम होता है माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, इसके सरफेस को इंक्रीज करना। यदि किसी दूसरा सेल को इस पे आके अटैच होना है, इससे बाइंड होना है, इससे अटैच होना है, तो उसमें भी आपका ये माइक्रोविलाई हेल्प करता है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि कोई चीज़ को इसमें अवशोषित होना है, लेना है, इनटेक होना है, तो उसके लिए भी आपका माइक्रोविलाई कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो हो गया आपका सेल का बेसिक स्ट्रक्चर।